नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम ऐसे 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको किसान भाई अक्सर नहीं करते हैं या अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं और बाद में उनका कहना होता है कि यार हमें तो उत्पादन अच्छा नहीं मिला, हमें तो ये समस्या हो गई, हमें तो ये समस्या हो गई। तो ऐसी समस्याओं से आपको बचना है। तो ये कौन सी गलतियां हैं, क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं, आज के टॉपिक में ये बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इन महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। और अगर आप नए हैं चैनल पर और आगे वीडियो में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी वीडियो देखने को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। तो जो 10 गलतियां अक्सर हम किसान भाई करते हैं उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीज़ आपको बताएं कि आज से यदि पुराने समय में 2 दशक पीछे जाइए तो आप देखते होंगे कि 2 फसलें अक्सर किसान भाई उगाते थे, गेहूं और धान, और बीच का जो समय था उसको खाली छोड़ देते थे गहरी जुताई करके। और ऐसे में जो कीट आदि होते थे, फफूंद आदि जो पनपती थी वो मर जाती थी और हमारे खेतों में इस तरह के रोग कीट बीमारियां बहुत कम देखने को मिलते थे। अक्सर बहुत से किसान भाइयों ने कभी कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक डाला ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि काफ़ी परिवर्तन हुआ क्योंकि उत्पादन भी हमें ज़्यादा लेना था और इस तरह से हम खाली ज़मीन लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते थे। तो इसके लिए हमें दूसरे तरीक़ों को अपनाना पड़ा। तो ऐसे में रोग बीमारियां भी पनपने लगे और बहुत सी समस्याएं भी आने लगी। तो उत्पादन तो ज़्यादा मिला लेकिन खर्चे भी अधिक बढ़ गए। तो कौन सी हमें चीज़ें करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि अगर आप किसी फसल की बुआई करना जा रहे हैं तो खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी में दोस्तों हम एक सिंपल सी बात बताएं कि अगर आपने कोई इसके पहले फसल तो बुआई की हुई होगी और जब आप उसको काटते हैं दूसरी फसल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं जुताई आदि में या कभी कभी जो है मेड़ बीच में बांधते हैं या कुछ करते हैं तो खेत में कहीं मिट्टी ऊपर होती है, कहीं नीचे चली जाती है। यानी खेत में कहीं जब हम सिंचाई करते हैं पानी जमा हो जाता है और कहीं पर पानी पहुंचता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन कम हो जाता है। जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है वहाँ फसल कमज़ोर हो जाती है, जहाँ पानी पहुँचता नहीं वहाँ भी फसल कमज़ोर हो जाती है और हमारा उत्पादन जो है कम हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप खेत की तैयारी करें तो इस बात को ज़रूर जोड़िए कि खेत को लेबल ज़रूर बना कर रखना है और किसी ऐसी फसल की बुआई करना है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ हल्का खेत को ढालू कर देना है जिससे उस अधिक पानी का प्रभाव आपकी फसल पर ना पड़े। तो जिस तरह की आप फसल लगाना चाहते हैं उस प्रकार से आपको खेत की तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ है फसल चक्र। अब फसल चक्र दोस्तों आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। यदि आप फसल चक्र अपना लेते हैं तो आधी बीमारियां तो आपको फसल चक्र अपनाने से ही कम हो जाएंगी। अब फसल चक्र अपनाने में क्या है, जैसे मान लिया आपने गन्ने की बुआई की, गन्ने की बुआई करने के बाद आगे पेड़ी हुई और पेड़ी के बाद जब आप पेड़ी कटाई करते हैं तो उसके बाद बहुत से किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं, बहुत से गेहूं की बुआई करते हैं और उसके बाद फिर गन्ने की बुआई कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक राउंड जो चलता है उसमें लगातार गन्ना और सरसों, तो इस तरीके चक्र को आपको छोड़ना चाहिए। एक क्रम बना लेना चाहिए कि अगर आप इस साल गन्ने की लगाया है और सरसों लगाया तो अगली बार आपको गन्ना ना लगा करके धान और गेहूं कर देना। तो इस प्रकार से जब आप फसल चक्र को बदल देंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो गन्ने में रोग बीमारियां लगती हैं, जो सरसों में रोग बीमारियां लगती हैं, और अगले साल जब अगली बार आप उन फसलों को नहीं लगाएंगे तो उस फसल में जो रोग बीमारी कीट आदि लगते हैं वो जब उस वातावरण में नहीं पहुंचेंगे और उन फसलों को नहीं पाएंगे तो वो कम हो जाएंगे, मर जाएंगे और इससे जो है आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और रोग बीमारियां भी कम से कम लगेंगे। क्योंकि अक्सर लगातार किसी फसल की यदि हम बुआई करते चले जाते हैं तो उससे संबंधित रोग बीमारी कीट आदि लगने का खतरा बढ़ता चला जाता। तो इसलिए फसल चक्र आपको जरूर अपनाना चाहिए। तीसरा है गहरी जुताई। हाँ दोस्तों, जो बीज का समय, जैसे मान लिया एक फसल की कटाई करने के बाद जब आप दूसरी फसल की बुआई करते हैं तो लगभग 1 महीने का टाइम तो आपके पास ज़रूर मिल जाता है। और अगर 1 महीने का टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इस बात को आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 1 महीना टाइम मिल रहा है तो आपको गहरी जुताई करके कम से कम 15 से 20 दिन तक तो खेत को
छोड़ देना चाहिए, जिससे जो गहरी जुताई करेंगे जो उसमें फंगस होगी, तेज धूप आदि में मर जाएगी, जो कीट होंगे मिट्टी वाले वो भी मर जाएंगे और आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगी। तो गहरी जुताई करके आपको थोड़े दिन तक खेत को तो ज़रूर छोड़ना चाहिए, लंबा टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत ये काम ज़रूर करना चाहिए, और गर्मियों में अगर ये काम कर पाएँ तो और भी अच्छा है। अब अगली चीज़ है कंपोस्ट खाद। अब आज के समय में दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपनी फसलों में नहीं करते हैं, लगातार वो रासायनिक उर्वरकों के सहारे ही पैदावार लेते हैं और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक उर्वरकों की डोज बढ़ाते चले जाते हैं। इससे मिट्टी बंजर होती है, मिट्टी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो इसलिए कंपोस्ट खाद आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त कंपोस्ट खाद नहीं है तो जैसे आप रासायनिक उर्वरकों को खरीद करके अपने खेतों में यूज करते हैं, वैसे कंपोस्ट खाद को भी खरीद करके डालिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं डाल पाते हैं तो कम से कम आधी मात्रा, जो मात्रा बताई जाती है वो उसकी आधी मात्रा आपको खेत में ज़रूर डालना चाहिए। फिर देखिए कि आपके जो मिट्टी की क्वालिटी है उसमें काफ़ी अधिक सुधार हो जाएगा और उत्पादन पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगला है, यदि संभव हो तो मिट्टी की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। ये दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि अगर आप किसी फसल की लगातार बुआई करते हैं तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाती है, रोग बीमारियां अधिक लग जाती हैं, और कभी कभी मिट्टी की जांच ना करवाने के कारण या कोई ऐसे सूक्ष्म तत्व की कमी होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और उत्पादन सीधे सीधे कम हो जाता। तो यदि संभव है तो मिट्टी की जांच आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए। छठा काम दोस्तों आपको करना है समय पर बुआई। इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखना है, लेकिन बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि उनका खेत ही नहीं खाली होता तो दूसरी फसल की समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी दोस्तों आज के समय में समाधान हो गया, क्योंकि आज के समय में समय पर बुआई और लेट बुआई दोनों तरह की वैरायटियां आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो अगर आप समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो जो लेट बुआई करने वाली वैरायटियां हैं उनकी बुआई कीजिए, और वो भी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो बुआई जिस टाइम पर करें उस टाइम की वैरायटी को आपको सेलेक्ट करना है। इस बात से आपको उत्पादन में काफ़ी अधिक असर देखने को मिलेगा। और सातवां है क्षेत्र के अनुसार वैरायटियों का चयन। हाँ दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चयन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं किसान भाइयों करना चाहिए कि आपने हरियाणा में देखे तो हरियाणा में कोई वैरायटी जो है काफ़ी बढ़िया पैदावार दे रही और रहने वाले आप बिहार के हैं और उसी वैरायटी को वहाँ से खरीद करके अपने क्षेत्र में बुआई कर देते हैं। तो ये दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो वैरायटी हरियाणा में अच्छा सा अच्छा उत्पादन दे रही हो आपके इलाके में भी अच्छा उत्पादन दे। मिट्टी, वातावरण, क्षेत्र सब कुछ अलग होता है, इसलिए वो वैरायटियां फेल भी हो सकती हैं, वो वैरायटियां सक्सेस हों। तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना चाहिए जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की गई हैं किस्में, उन्हीं की बुआई करना चाहिए। फिर देखेंगे कि आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अब है आठवां जो है दोस्तों, वो बुआई के साथ उचित उर्वरक। हाँ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी मात्रा में कौन सी हमें उर्वरक देनी चाहिए। बाकी बुआई के समय पर जब आप बुआई करने जा रहे हो तो बुआई करने के पहले या गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने के साथ NPK DAP आदि दी जा सकती हैं, तो उसको आप ज़रूर दीजिए और उचित मात्रा में दीजिए। और अगर आप इनकी उचित मात्रा देते हैं तो निश्चित ही जो शुरुआत में पौधे का जमाव और पौधे की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बहुत से किसान भाई जो है या तो पैसे ना होने के चक्कर में बुआई के टाइम उर्वरक नहीं देते। मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में किसान भाई जो गन्ने की बुआई करते हैं उसमें पहले बुआई नहीं करते हैं उर्वरक की और बाद में बुआई करते हैं। तो इससे दोस्तों उत्पादन पे तो आपका फ़र्क जब पड़ेगा जब आप उत्पादन लास्ट में आएगा, लेकिन शुरुआत में ही जब पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और जो उत्पादन पर सीधे विपरीत प्रभाव डालता है। तो इस बात को भी आपको ज़रूर अपनाना है। 9वां है दोस्तों, उन्नत शुद्ध सीड्स। इस बात का ही ध्यान रखना है। अब ज़रूरी नहीं है जो आप हर बार मार्केट से ही सीड्स खरीदें। अगर आप देसी किस्मों की बुआई करते हैं तो देसी किस्मों की बुआई आप 2-3 साल तक उसी सीड्स को अपना सकते हैं। तो उसको आप अच्छे अच्छे सीड्स सेलेक्ट करके रख लीजिए और फिर आप उसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी जब भी आप सीड्स खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप सीड्स ले रहे हैं वो अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी है और फाउंडेशन सीड्स हैं या रिसर्च सीड्स हैं, उस अनुसार आप सीड्स को
बुआई कीजिए और फिर देखिए कि आपके जो है फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। और अंत में दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो लास्ट और 10वां पॉइंट है, जब भी आप किसी फसल की बुआई करें उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें और ट्रीटमेंट करके ही बुआई करें। फिर चाहे आपका सीड्स पहले से ट्रीटमेंट हुआ हो यानी उपचारित हुआ हो या ना हुआ हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिट्टी को उपचारित और बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे तो देखेंगे कि रोग बीमारियों पे भी काफ़ी बचाव होगा और इसके साथ साथ उत्पादन पर भी काफ़ी अधिक फर्क पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट ऐसे थे जो किसान भाई बहुत से नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो इनको ज़रूर अपनाइए, फिर देखिए कि आपकी पैदावार कितनी अच्छी मिलती है। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। दूसरे भाइयों तक शेयर करना आपके हाथ में है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।